हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर सुनहरे जगमगाते हुए अक्षरों से लिखा सुस्वागतम और उसके दोनों तरफ अपने हाथ जोड़े खड़ी मूरत, मानो जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सराएं खुद स्वागत करने आई हो। वो भीतर प्रवेश करती है। द्वार के प्रांगण खुशबूदार फूल और सुनहरी झालरों से रोशन है। प्रांगण के छोर पर ठीक बीचों बीच गणेश जी की मूर्त सजाई गई है। वो हाथ जोड़ते हुए नमन कर आगे चलती है। हर तरफ जगमगाती रोशनी, हल्के रंग के पारदर्शी पर्दे, खूबसूरत फूलों की सजावट और उसके साथ धीमी महकती खुशबू। वाओ ब्यूटीफुल। तैयारी वैसी ही की है जैसे कहा गया था। वो बुदबुदाती हुई मंडप की ओर बढ़ती है। जहां वो खड़ी है उसके लगभग 200 मीटर की दूरी पर ठीक सामने विलायती फूलों से सजा मंडप है। वो खुशी से भरी भरी अपनी साड़ी के पल्लू को संभालती हुई उस मंडप की ओर अपने कदम बढ़ाए जा रही है। कुछ कदम आगे चल दाईं और बाईं ओर करीने से बनाई गई मेहमानों की बैठक को देखती है और मंडप की ओर बढ़ते कदम कुछ धीमे पड़ जाते हैं। देखती है कि बैठक की सारी कुर्सियां खाली है। कोई दोस्त कोई मेहमान वहां मौजूद नहीं है। भारी कदमों से मंडप की ओर बढ़ते हुए देखती है कि कुर्सियों के आगे बिछाए गए सोफे पर भी कोई नहीं बैठा। दुखी मन से उसका गला भर आता है। ये क्या बात हुई, कोई नहीं आया। वो हकबकाई सी अपनी उंगलियों को होठों पर दबाए पलटकर वापस पीछे देखती है। रोशनी से भरा सजीला महकता हॉल पूरा खाली है। सिर्फ वो अकेली वहां खड़ी होती है, सिर्फ वो अकेली। मानो उसकी एक धड़कन चूक जाती है। तब ही कानों से कुछ आवाजें टकराती है। मुड़कर देखती है तो मंडप में मुस्कुराता हुआ दूल्हा खड़ा है। माँ है, मामा मामी मौसा मौसी सब उसकी राह देखते हुए वहां खड़े हैं। वो आश्वस्त होकर दोबारा मेहमानों की बैठक की ओर देखती है। कुछ रिश्तेदार और कुछ दोस्त अब आ चुके हैं। सब खड़े हैं वहां। वो उन्हें बैठने को कहती है मगर कोई बैठने को राजी नहीं है। सबके चेहरों पर एक नाराजगी और रोष दिखाई देता है। वो फिर परेशान हो उठती है। उस तरफ से एक एक करके सारे मेहमान और इस तरफ से वो सब रिश्तेदार धीरे धीरे उसकी तरफ चले आ रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ कहना है, बोलना है। देखते ही देखते उसके आसपास भीड़ का एक वर्तुल सा बन जाता है और उन सबके बीच वो अकेली। सबके हाव भाव रोष व्यक्त करते दिखाई पड़ते हैं। सबके चेहरों पर गुस्सा है। वो लोग कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं मगर उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। कान सुन से पड़ गए हैं। वो घबरा जाती है। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती है। आवाजों की गुनगुनाहट उसे और व्याकुल कर देती है। जैसे मधुमक्खी का बड़ा सा झुंड उसके आसपास भिनभिना रहा हो। कुछ भी साफ सुनाई नहीं देता सिवाय इसके कि ये तुमने ठीक नहीं किया पूजा, और तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी सांसें तेज रफ्तार चलने लगती है। और डर के मारे अपनी माँ को ढूंढ रही है जो एक कोने में खड़ी रो रही है। भीड़ के बीच घिरी पूजा अगुलाहट के मारे अब उसे घुटन होने लगती है। कुछ कहना चाहती है मगर बोल नहीं पा रही है। कोशिश के बावजूद उसके हलक से आवाज बाहर ही नहीं आ रही है। वे सारे लोग अब उसके और करीब आ रहे हैं। भीड़ का बना वर्तुल और सिकड़ता हुआ उसे घेरे जा रहा है। भिनभिनाती मधुमक्खियों जैसी आवाज अब और तेज हुए जा रही है, जिसका शोर पूजा अब सहन नहीं कर पा रही है। वो आंखें भींचकर अपने दोनों हाथों से कानों को दबाते हुए उसकी चीख निकलने को है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही वो खुद को अपने बेडरूम में अपनी ही बिस्तर पर लेटे हुए पाती है। थैंक गॉड, ये एक सपना था। वो सकपकाई सी उठकर बैठ जाती है। उसने एक लंबी सांस ली। मन अभी भी शांत ना था। सपना ही तो था मगर हकीकत भी कहाँ कुछ अलग थी। जब से घर में इस शादी की बात चली है तब से रोज यही तो हो रहा है। एक तरफ शादी को कुछ ही दिन बचे हैं
तो दूसरी तरफ सब इस शादी के खिलाफ। इतने दिनों से पूजा और उसकी माँ रोज किसी न किसी ताने और कड़वे बोल सुनने को आदी हो चुकी है। जब आसपास का माहौल ही तनावपूर्ण हो तो भरी दोपहरी में भी ऐसे सपने आ जाना स्वाभाविक है। पूजा पास के टेबल पर पड़ी पानी की बोतल लेती है और खोलकर सीधे ही गले में उड़ने लगती है। थोड़ा सुस्त होकर अपना मोबाइल हाथ में लेकर देखती है। कुछ मिस्ड कॉल की नोटिफिकेशंस हैं और कुछ व्हाट्सएप पर भी। वो मोबाइल में खोई हुई है, पर अचानक उसका ध्यान बढ़ता है। कुछ आवाजें सच में सुनाई दे रही थी। उसे लगा शायद कोई घर आया है। वो तुरंत अपने बालों को जूड़े में समेटते हुए नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। पूजा ने सीढ़ियां उतरते हुए नीतू मौसी की आवाज सुन ली थी। आकर देखा तो नीतू मौसी के साथ साथ मौसा और मामा मामी भी बैठे हुए थे। मौसी बोले जा रही थी, अच्छा तो तुमने फैसला कर ही लिया है ना? हम तो तुम्हारे अपने हैं, हमसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा और शादी की तारीख भी तय कर ली। तुम लोगों ने कितना समझाया था तुम्हें, कभी सोचा है शादी के बाद पूजा को ना जाने किन किन हालातों का सामना करना पड़ सकता है। वो तो बच्ची है, कुछ भी कहेंगी मान लोगी तुम। अरे अपने बच्चों को हम नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा? अभी भी वक्त है, समझाओ उसे कि ये शादी ना हो, इसी में ही सबकी भलाई है। पूजा जो सोच कर बैठी है। पूजा को हॉल में आते देख उनके ताने उलाहने वहीं अटक जाते हैं। उन्होंने पूजा की ओर देखा, नजरें फेर कर चुप्पी साध ली, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी इतनी देर से नाराज बैठे पूजा के मौसा जी बोल पड़े, आखिर अपने मन की ही की तुमने पूजा। खैर अब समझदार हो तुम, मगर हम इतने मॉडर्न नहीं है भाई। तुम जो करने जा रही हो वो दिमाग में बैठता नहीं पूजा। वो कुछ कहे इससे पहले नीतू मौसी और मौसा उठकर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने पूजा की माँ विभा को कहा, देखिए जीजी, ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं हैं, पर कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं हैं। अब जब तय कर ही लिया है तो आ जाएंगे समय पर रिश्तेदार के नाते। इतना कहकर वो दोनों चल दिए। अब तक कोने में बैठी पूजा की माँ चुपचाप अपनी छोटी बहन और उसके पति की सारी शिकायतें सुन रही थी। पूजा का मन किया कि उन्हें रोक ले और कहे कि उनका इस तरह बोलकर जाना ठीक नहीं है। गिनती के दिन ही बचे हैं इस शादी को, सपोर्ट ना कर सके ना सही, मगर यूं माँ की टेंशन ना बढ़ाए। लेकिन वो थोड़े ना ऐसे बोल पाएंगी। हमेशा की तरह माँ ने उसे ही डांट देना है। वैसे भी इन सब की नाराजगी की वजह से माँ ने शादी भी कोर्ट में करने को बोल दिया है। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इतने सालों से हम तुम्हारे अपने हैं कहते कहते अब तक अपने फैसले थोपते चले आ रहे हैं। ये रिश्तेदार भी ना अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? वो चुप थी, नजरें झुकी हुई थी, मगर उसका चेहरा तमतमा रहा था और उससे झलकता गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो यकीनन दुखी थी। हॉल में पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए पूजा के मामा बोले, तुम लोग इन सब बातों से दिल छोटा ना करो। अब तय कर ही लिया है तो खुशी खुशी सब काम निपटाओ। यूं मुंह लटकाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। पंडित जी को फोन किया, भाई छोटी सी पूजा तो होनी ही चाहिए उस दिन। मामा जी के इन शब्दों से मन को कुछ राहत मिली। वो उनका बोलना जारी था, चलो वो सब मैं देख लेता हूँ, तुम यहाँ का सब देख लो और कुछ हो तो मुझे तुरंत फोन करके बता देना। पूजा ने आश्वस्त से सर हाँ में हिलाया और उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए चलो फिर हम अभी चलते हैं कहते हुए चले गए। घर में रह गए बस वो और उसकी माँ। वो अभी भी सोफे पर बैठी हुई है। उसकी माँ कुछ देर रुककर उठकर किचन की ओर जाने लगी। पूजा ने उसे रोकते हुए कहा, माँ बैठो ना मेरे पास प्लीज। वो एक पल पूजा की ओर देखती है और फिर वहीं ठिठक कर रुक जाती है। बोलो क्या बात है? पूजा कुछ भी नहीं बोलती है, मगर फिर भी उसके मन का हाल विभा भली भांति जानती थी। उन्होंने पूजा के बालों को सहलाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान मत हो। देखो आंखें तुम्हारी काले घेरे बनने लगे हैं। इतनी चिंता मत करो पूजा। क्या करूं माँ,
मेरा मन था कि शादी अच्छे से हो, सब लोग खुशी खुशी इसमें शामिल हो, मगर सबको मनाना अब मुश्किल सा। पूजा बोलते बोलते बीच में ही अटक गई। हर अच्छे काम की शुरुआत इतना सरल नहीं होती, और तुम जो कर रही हो वो भी तो इतना आसान नहीं। क्यों इतना आसान नहीं माँ? कोई अपनी जिंदगी किसी के साथ बिताना चाहे उसमें गलत क्या है? सब करते हैं शादी, किसे अकेले रहना पसंद है। ये लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़े नाराज हैं मुझसे, और हक है उनका नाराज होने का। आखिर हमारे अपने हैं। अपने? ऐसे कैसे अपने जिन्हें हमारी खुशी बर्दाश्त ना हो? आपने सुना ना, शादी तोड़ने तक की बात कह दी उन्होंने। अपनों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वक्त आने पर सब साथ खड़े रहें, सहयोग दें, एक एक स्टैंड ले सके हमारे लिए, ना कि जमाने की आड़ में मुंह मोड़कर चल दे। तुम सही कह रही हो, लेकिन सबसे बहस करके समस्या का अंत नहीं होना है। कभी कभी चुप रह जाना ही सही होता है। अगर बार बार किसी को ये यकीन दिलाना पड़े कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, तो शायद हम कमजोर हैं। उनकी नाराजगी तुम नहीं समझोगी। उन्होंने देखा है मुझे अपने ही फैसलों से हारते हुए। जब तुम्हारे पापा ने मुझे छोड़ा था, वो कुछ पल को अटक जाती है और फिर आगे बोलते हुए कहती है, मैंने ही चुना था उन्हें। मगर कुछ सालों के बाद उस रिश्ते को रोज रोज टूटते हुए देखा है मैंने। उस वक्त कई बार इन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने को कहा, तब इन सब ने ही साथ दिया था मेरा, तुम्हें और खुद को संभालने में। हमसे रूठने का हक बनता है उनका पूजा, मगर तुम चिंता मत करो। विभा ने पूजा को आश्वस्त करते हुए कहा, माँ पापा ने क्यों छोड़ा था तुम्हें? पूजा के मुंह से अमूमन निकल जाता है, पूजा उस बात को 20 साल हो चुके हैं। पुराने वक्त को कुरेदना अपने आप को फिर से चोट पहुंचाने जैसा है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे अब किसी से कोई शिकवा नहीं, मन में किसी को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। वक्त रहते इतना सीख पाई हूँ कि बुरा वक्त, बुरी यादें, सब कुछ बह जाता है। हम भी बहते हैं नियति के साथ। आई एम सॉरी माँ, मैंने गलत सवाल पूछ लिया, मुझे इस वक्त ये नहीं पूछना चाहिए था। उसकी आवाज में पछतावा था। कोई बात नहीं, तुम ये सब छोड़ो। मुझे तुम्हें यूं स्ट्रेस में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ मुश्किल है, मगर मुझे विश्वास है तुम पर, अपनी परवरिश पर। और रही बात इन सब की, तो तुम दूसरों की चिंता मत करो। वो सब कुछ ही दिन में अपने आप इस शादी को स्वीकारने लगेंगे। बस अपने आप पर भरोसा रखो। एक बार खुद पर भरोसा करने लगोगी, तब किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। हाँ, मगर अपने आप पर, अपने फैसले पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। पूजा की माँ जाने ये बात खुद ही से कह रही है, वो शायद अपने अतीत में फिर खो जाती हैं, और पूजा उन्हें सुनते हुए एकटक देखे जा रही हैं। दोनों का ध्यान टूटता है जब टेबल पर पड़ा पूजा का मोबाइल वाइब्रेट होता है। पूजा झांक कर देखती हैं, स्क्रीन पर अविनाश कुमार के नाम से उभर आई कॉलर की क्लोजअप तस्वीर ब्लिंक कर रही थी। नीला खद्दर का कुर्ता, चश्मे के शीशे से झांकती गहरी भूरी आंखें, दोनों कान के पास सफेदी उतर आए बाल, और चेहरे के फीके रंग को मात देती उनकी मुस्कुराहट। इस तस्वीर से उस शख्स की उम्र का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। हाँ, बिल्कुल सही, 46 साल का ये शख्स अपनी जिंदगी के मध्यांतर में पहुंचा। अकेले अपनी जिंदगी बिताने वाला अविनाश कुमार, जो कि दूल्हा है और सबकी नाराजगी का कारण भी। पूजा अविनाश को पिछले 4 साल से जानती है और जिस फाइन आर्ट कॉलेज से पढ़ी है, वहाँ के एक ट्रस्टी हैं और जाने माने आर्ट क्यूरेटर भी। अपनी पेंटिंग्स के एग्जीबिशन के लिए कई बार अविनाश से मिलना होता। अविनाश से हुई हर मुलाकात उसे मोटिवेट करती। अविनाश उसकी हर एक पेंटिंग को बारीकी से देखता, उसमें छुपी गहराइयों को उभारता। कभी कभी पूजा खुद भी हैरान रह जाती अपनी ही पेंटिंग देख। अकेले जीते लोग जिंदगी को बहुत नजदीकी से देख पाते हैं। ये शायद पूजा ने अविनाश से मिलकर ही जाना। पूजा को अविनाश हमेशा एक फैमिली की तरह लगते थे। पूजा कई बार अविनाश को
अपनी माँ से मिलवा चुकी थी। लगभग अपनी हर एक एग्जीबिशन में पूजा की माँ भी अविनाश को जानती थी। परफॉर्मिंग आर्ट फैकल्टी जहाँ पूजा की माँ संगीत सिखाती थी, वहाँ कई बार उनका आना जाना होता था। सो पूजा को इस रिश्ते के लिए माँ को मनाना उतना मुश्किल ना रहा। पूजा उठकर कॉल उठा पाए उससे पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो हड़बड़ाती हुई बोल पड़ती है, ओह शिट, 3 मिस कॉल ऑलरेडी आ चुके हैं, लगता है कुछ अर्जेंट है। उसने तुरंत कॉल बैक किया। हेलो। उस ओर से हमेशा की तरह वही धीर गंभीर सी आवाज कानों में पड़ी। हेलो, सुनो, तुम ऑफिस आ सकती हो? एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है फाइल में और हमें फाइल आज ही सबमिट करनी है। रजिस्ट्रार की ऑफिस 5 बजे तक ही खुली रहेगी, तुम पहुंच पाओगी? हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं डिटेल्स मैसेज करता हूँ। उसमें तुम्हारी मम्मी के सिग्नेचर चाहिए रहेंगे, प्लीज बी ऑन टाइम। पूजा अपनी माँ को ये बताकर तुरंत उस डॉक्यूमेंट को लेकर निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर देखती है कि अविनाश केबिन में नहीं है। उसने बाहर ही इंतजार करना ठीक समझा। पीछे से आवाज आई, पूजा बाहर क्यों खड़ी हो? अविनाश ने पीछे से आकर डोर ओपन करते हुए कहा। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। सब ठीक है ना? पूजा ने यूं ही पूछ लिया। यू टेल मी, सब ठीक है ना? तुम बताओ, सब ठीक है ना? तुम फोन नहीं उठा रही थी, तुम्हारी माँ को भी कॉल किया था, दोनों में से किसी ने उठाया नहीं तो लगा कुछ सीरियस है। उन टेबल पर 2 कॉफी के कप रखकर चला जाता है। हाँ, वो तो बस नीतू मौसी आई थी तो ओहो, मैं समझ गया। अविनाश वैसे भी कम बोलने वालों में से थे, मगर आज पता नहीं क्यों लग रहा था कि बहुत कुछ पूछना चाहते थे और शायद कुछ कहना भी। और कॉफी के कप के इर्द गिर्द अपनी उंगलियां घुमाए जा रहे थे, लेकिन चेहरा फिर भी शांत था। पूजा ने वो डॉक्यूमेंट अविनाश को दिया। ओह थैंक यू पूजा, थैंक यू। पूजा के सवालिया नजरों को देखकर वो मुस्कुराए और बोले, थैंक यू। उन्होंने फोन कर ऑफिस बॉय को बुलाया। जी सर। उसने केबिन में आते ही कहा, ये डॉक्यूमेंट उस फाइल में जोड़कर तुम्हें भवन जाना है और वहां मिस्टर जोसेफ मिलेंगे, उन्हें ये फाइल देनी है, जल्दी। वो तुरंत उस फाइल को लेकर चला जाता है। कांग्रेचुलेशंस, पूजा ने कहा। अविनाश ने फिर से एक हल्की सी स्माइल दे दी और पूछा, तुम खुश हो? ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच हैप्पी। आफ्टर ऑल यही तो मैं चाहती थी, मैं कि एक दिन आप हमारी जिंदगी में आए, फैमिली का हिस्सा बने। और तुम्हारी माँ, वो क्या सोचती है? अविनाश की आवाज में संजीदगी थी, लेकिन इसका जवाब शायद अभी पूजा के पास नहीं था। उसने यूं ही कह दिया, हाँ, अगर मैं खुश हूं तो माँ जरूर खुश है। अविनाश पूजा का दिया जवाब सुनकर टेबल पर पड़े पेपर वेट को घुमाते हुए अपने आप को सहज दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूजा जानती थी ये जवाब काफी नहीं है उनके लिए। अविनाश के मन में चल रही उथल पुथल समझ सकती थी और ये भी जानती थी कि यूं अपनी प्रॉब्लम को किसी के सामने रख देना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने एक फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ तुम ही हो जो उसे समझा सकती हो, वरना मेरा तो फोन भी नहीं उठाती। पूजा ने बात को बदलने की कोशिश की और बोली, निखिल आ रहा है शादी में। अविनाश ने उसी पेपर वेट को घुमाते हुए होंठ पिचकाकर ना में सिर हिला दिया और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा बेटा है, थोड़ा नाराज है मुझसे, पर मैं संभाल लूंगा। पूजा जानती थी कि वो वाकई संभाल लेंगे। उनके व्यक्तित्व में एक संजीदापन था जो हर मुश्किल को बड़ी सहजता से सुलझा सकते थे। उनकी इन्हीं सब बातों ने पूजा को आकर्षित किया था इस रिश्ते के लिए, और शायद उसकी माँ विभा को भी। कॉफी खत्म हो चुकी थी, मगर बातों का सिलसिला चलता रहा। आखिर वो दिन आ गया, शादी वाला दिन। बुलाए गए सारे मेहमान आ चुके थे। मामा मामी, नीतू मौसी और मौसा, निखिल, पूजा का पति विनय और उसके सास ससुर, सब लोग मौजूद हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और पूजा में बैठे अविनाश मुंद्रा और उनके बगल में बैठी माँ दोनों गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं।
दोनों ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई। अब पूजा की माँ विभा और अविनाश एक दूसरे के जीवन साथी बन चुके हैं। देर से ही सही दोनों के जीवन में खुशियां वापस लौटी हैं। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर रहे हैं। आखिर एक बेटी का अपनी माँ के लिए देखा सपना पूरा होता दिख रहा है। इतने दिनों के संघर्ष के बाद पूजा की आंखों में खुशी की नमी है। पूजा के बगल में खड़ा उसका पति विनय धीरे से उनके कानों में कहता है, आखिर तुमने सबको मना लिया। वो विनय की ओर देखती है और उसका हाथ पकड़कर उसकी बाजू पर अपना सर टिका देती है और कहती है, थैंक यू विनय, मेरी लाइफ में आने के लिए। आई मस्ट टेल यू कि तुम्हारे साथ रहकर ही मैं ये जान पाएगी शादी के बंधन में कितना सुख है, कितना सुकूनदेह होता है दो लोगों का एक दूसरे के साथ होना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की खुशी का कारण बनना। मैंने हमेशा से ये चाहा था कि जिस तरह मैं खुश हूँ माँ भी इस खुशी की हकदार बने। माँ के जीवन में भी एक ऐसा जीवन साथी हो जो तुम्हारे जैसा हो। ये कहते हुए उसके गालों पर 2 बूंदें ढुलक आती है और पूजा को देख उसकी माँ की आंखों से भी आशीर्वाद छलक पड़ता है। ऐसे मौकों पर आंसुओं का छलकना एक अच्छा सगुन ही तो है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।